आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों सोचिए, अगर पाकिस्तान के पास JF-17 और J-10 जैसे फाइटर जेट के साथ एक ऐसा हैवी वेट फाइटर भी आ जाए जो लंबी दूरी तक उड़ सकता है, भारी हथियार ले जा सकता है और ऐसा रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी क्षमताओं से लैस हो, और सबसे बड़ी बात कि चीन के एक बड़े सेंसर और डेटा नेटवर्क का हिस्सा बन जाए, तो क्या भारत के लिए ये सिर्फ एक और फाइटर जेट होगा, या फिर ये पूरे एयर वॉर के तरीके को बदलने वाली एक नई चुनौती बन सकता है? इसी चर्चा के केंद्र में है चाइना का शेनयान J-16। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से J-16 में संभावित रुचि की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि इसे अभी कंफर्म एक्विजिशन नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान वास्तव में J-16 को अपने बेड़े में शामिल करता है तो भारतीय वायुसेना को एक नई तरीके की जो चुनौती है उसके लिए तैयार रहना होगा। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार J-16 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या होगी, और इसका जवाब Su-30 MKI, राफेल, तेजस मार्क 2 और एमका के जरिए किस तरह तैयार किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम समझते हैं J-16 को। देखिए, J-16 एक ट्विन इंजन, ट्विन सीट, हैवी वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे चीन ने फ्लैंकर फैमिली के आधार पर विकसित किया है। यानी इसका आकार और मूल डिजाइन फिलॉसफी Su-30 जैसे हैवी फाइटर से जुड़ी है। इसका मतलब है कि इसमें हमें ज़्यादा रेंज देखने को मिलती है, ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, भारी वेपन लोड देखने को मिलता है और लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने की क्षमता भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यही चीज़ इसे पाकिस्तान के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण बना सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से JF-17 और J-10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन J-16 एक अलग कैटेगरी की कैपेबिलिटी लेकर आएगा। यह सिर्फ एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए नहीं है, बल्कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, हैवी वेपन कैरेज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ असली कहानी एयरक्राफ्ट की नहीं है, असली कहानी है नेटवर्क की। देखिए, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि फाइटर जेट का रडार कितना पावरफुल है या मिसाइल कितनी दूर तक जा सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि एयरक्राफ्ट को टारगेट की जानकारी कहाँ से मिल रही है। क्या टारगेट को फाइटर का अपना रडार डिटेक्ट कर रहा है, या कोई एवैक एयरक्राफ्ट उसे डिटेक्ट कर रहा है, या ग्राउंड बेस रडार ने उसकी लोकेशन पता कर ली, या फिर किसी दूसरे फाइटर जेट ने टारगेट को ट्रैक करके इन्फॉर्मेशन डेटा लिंक के जरिए मिसाइल लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट तक पहुंचा दी। यही है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। और अगर पाकिस्तान J-16 को J-10 और JF-17 ब्लॉक 3 एवैक एयरक्राफ्ट, ग्राउंड रडार्स और चाइनीज ओरिजिन के डेटा लिंक के साथ इफेक्टिवली इंटीग्रेट करता है तो एक लेयर्ड कॉम्बैट नेटवर्क तैयार हो सकता है। इस सिचुएशन में मिसाइल लॉन्च करने वाला एयरक्राफ्ट जरूरी नहीं है कि टारगेट को सबसे पहले डिटेक्ट करे, और यही मॉडर्न एयर कॉम्बैट को ट्रेडिशनल डॉग फाइट से पूरी तरीके से अलग बनाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं शायद इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज के युद्ध में रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करना, डिसीव करना और एनिमी सेंसर्स को कंफ्यूज करना बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। चीन के पास J-16 का डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट J-16D मौजूद है, और इससे यह संकेत मिलता है कि चीन J-16 प्लेटफॉर्म को सिर्फ ट्रेडिशनल फाइटर के तौर पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क्ड ऑपरेशन के ब्रॉडर इकोसिस्टम का हिस्सा मानता है। अगर पाकिस्तान को J-16 के साथ चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैक्टिक्स, सिस्टम्स और ट्रेनिंग का एक्सेस मिलता है तो भारतीय वायुसेना को एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब युद्ध सिर्फ आसमान में फाइटर वर्सेस फाइटर का नहीं रहेगा, बल्कि एक तरफ रेडार होगा, दूसरी तरफ जैमिंग होगी, फिर एंटी जैमिंग सिस्टम होंगे, और दोनों पक्ष अपने सेंसर्स को और कम्युनिकेशंस को, नेटवर्क को बचाने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि भविष्य के एयर कॉम्बैट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना मिसाइल या फाइटर एयरक्राफ्ट। सवाल आता है कि इसका जवाब भारत कैसे देगा। देखिए, यहाँ सबसे पहला नाम सामने आता है Su-30 MKI। भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फ्लीट पहले से ही उसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हैवी वेट फाइटर कंपोनेंट है। अब लेकिन समय के साथ इसके पुराने रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की जरूरत बढ़ती गई है। इसलिए सुपर सुखोई मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अपग्रेड में ऐसा रडार, इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लॉन्ग रेंज वेपन जैसी कैपेबिलिटीज पर जोर है। खासकर इंडिजिनस विरूपाक्ष ऐसा रडार जैसे सिस्टम Su-30 MKI को फ्यूचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटलफील्ड के लिए ज्यादा सक्षम बनाते हैं। अब अगर सामने ऐसा एडवर्सरी हो जो हैवी जैमिंग और डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा हो, तो फाइटर के लिए टारगेट को रिलायबली डिटेक्ट और ट्रैक करना बेहद ज़रूरी है।
और यही मॉडर्न एसा रेडार और बेहतर सेंसर आर्किटेक्चर की भूमिका बढ़ जाती है। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है राफेल। राफेल की खासियत सिर्फ उसकी स्पीड या मनूवरबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है एडवांस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर वेपन कैपेबिलिटी का कॉम्बिनेशन। यानी हैवी कॉन्टेस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट में भी ये एक महत्वपूर्ण कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन सकता है। इसीलिए अगर पाकिस्तान अपने J-16 को इन्वेंट्री में शामिल करता है, तो भारत के लिए राफेल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन फिर वही बात, भारत को J-16 को सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि असली मुकाबला होगा J-16 और उसके पूरे नेटवर्क के बीच में। तो भारत किस तरह की तैयारी कर सकता है? देखिए, सबसे पहले भारत को अपने सेंसर नेटवर्क को मजबूत करना होगा। इवैक एयरक्राफ्ट, ग्राउंड बेस्ड रेडार, फाइटर्स और सिक्योर डेटा लिंक के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग जितनी बेहतर होगी, उतना ही भारतीय वायुसेना के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस मजबूत होगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग कैपेबिलिटी। देखिए, अगर कम्युनिकेशन या नेविगेशन सिस्टम को जैम किया जाता है, तो फाइटर्स को अल्टरनेटिव और रेजिलेंट सिस्टम की जरूरत होगी। तीसरा क्षेत्र है पैसिव डिटेक्शन। भविष्य में फाइटर केवल एक्टिव रेडार एमिशन पर निर्भर नहीं रह सकते। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और पैसिव जियोलोकेशन जैसी कैपेबिलिटीज की भूमिका बढ़ेगी। यानी फाइटर को बिना लगातार अपना रेडार ट्रांसमिट किए भी एनिमी को डिटेक्ट और ट्रैक करने की क्षमता चाहिए। अब तेजस मार्क 2 और एमका भी भविष्य में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। जी हाँ, और यहाँ पर भारत के फ्यूचर प्रोग्राम भी अहमियत हमें देखने को मिलेगी इनकी। तेजस मार्क 2 और एमका को सिर्फ एक नया एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता। इन एयरक्राफ्ट की असली ताकत उनके सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेटवर्किंग और सिचुएशनल अवेयरनेस आर्किटेक्चर में होनी चाहिए। क्योंकि फ्यूचर बैटलफील्ड केवल पावरफुल इंजन या हाई स्पीड पर्याप्त नहीं होगी इनके लिए। अब एयरक्राफ्ट को बैटलफील्ड के पूरे इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हिस्सा बनना होगा। यानी रेडार से मिली इंफॉर्मेशन, इंफ्रारेड सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और दूसरे प्लेटफॉर्म से मिले डेटा, इन सब को मिलाकर पायलट को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर मिलनी चाहिए। अगर J-16 पाकिस्तान के साथ आता है, तो तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्लेटफॉर्म्स को इस तरह के कॉन्टेस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर विकसित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब J-16 के लिए हम क्या एक खतरा मान सकते हैं उसे? देखिए, बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का J-16 भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है? जवाब है, सिर्फ एयरक्राफ्ट को देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। J-16 की वास्तविक चुनौती इस बात पर निर्भर करेगी कि पाकिस्तान कितने एयरक्राफ्ट हासिल करता है, उसके कौन से वेरिएंट उसको मिलते हैं, उनके वेपन और सेंसर कितने एडवांस होंगे और ये चाइनीज नेटवर्क के साथ कितनी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट होंगे। लेकिन अगर J-16 को मॉडर्न मिसाइल, एसा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इवैक और सिक्योर डेटा लिंक के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पाकिस्तान की हाई एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटी को जरूर बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए भारत को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन की जरूरत जरूर है। तो आखिरकार इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा सबक यही है कि भविष्य की एयर वॉर सिर्फ फाइटर जेट की संख्या से नहीं जीती जाएगी। ये जीती जाएगी कि किसका रेडार बेहतर है, किसका सेंसर नेटवर्क मजबूत है, किसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ज्यादा प्रभावी है और किसकी रेंज ज्यादा कैपेबल है और किसकी मिसाइल ज्यादा कैपेबल है और किसका पूरा कॉम्बैट नेटवर्क एनिमी की तुलना में ज्यादा रेजिलेंट है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए ये खतरा है? और आप ये कि मानते हैं कि किस देश के पास ज़्यादा मजबूत और रेजिलेंट एयर कॉम्बैट नेटवर्क है? आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।